हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? बताइए, जिनको जो भी क्वेरी है बताइए। आज का शेड्यूल हिमन्यु बैच में नहीं गया था। ओ, शेड्यूल ही भेज देते ना, भूल गए हैं शेड्यूल भेजना। आरबीआई वाले ने भेजे थे, हिमन्यु वाले में नहीं भेजे थे। भेजे यस तो हैं। सर, आवाज आ रहा है। आवाज तो आ रही है, ठीक है। हाँ, बोलो, डाउट बोलो, आपको अनम्यूट करके पूछो जो डाउट है। हाँ, आप लोगों का क्या डाउट है? सर आज मैं पहला दिन नहीं आया हूँ आपसे सभी बात करके। आज अभी नहीं, ईयरफोन अभी मतलब खोजा हुआ है, तो तबीयत ठीक नहीं है। कल से ईयरफोन भी रहेगा और आवाज भी सही रहेगा। जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछूंगा भी। और आज बस ऐसे सुनता हूँ, कुछ कुछ पूछना होगा तो पूछो। अच्छा, हाँ, बाकी लोग डाउट क्लास था, डाउट में डिस्कस होगा। ठीक है, ओके। और किसी को डाउट हो तो बताओ, मेनली इसके लिए क्लास है ना अभी। 8 बजे से क्लास है दूसरी, तो 8:30 से करेंगे। तो कोई क्वेरी है किसी को? ओके जी, कुछ है डाउट कि नहीं? क्या चैट में क्या लिख रहे हैं? अच्छा, वैसे क्वेश्चंस हैं। तो अभी सीयूटी का बैच कितने, 8:30 से रखा? ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, उसको भेज देता हूँ, तो अभी कंटिन्यू करते हैं सीयूटी बैच ही। तो चलो, जो सीयूटी वाले बच्चे हैं उन पे आते हैं। तो अगर रैंडम वाला कल ओपन किए थे ना। ठीक है, जिनका डाउट है, इनका डाउट है। हाँ जी जी, सहराज ना, सहराज देखते हैं अभी। तो इसमें जो है,
ये था ना। चलिए, तो इसमें जो डाउट है आप लोगों के, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो होगा, तो अभी सीयूटी वाले बच्चे हैं ना, अभी 2-3 चीज़ें हैं। तो आज पहले हम लोग जैसे PYQ जो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डाउट है, ये टॉपिक कर चुके हैं, तो इसका आप पूछ सकते हो। अच्छा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका डाउट हो गया। और दूसरा PYQ रैंडम वेरिएबल, कल इसके थ्योरी किए थे, उसका डाउट होगा आज। एंड इसके बाद टाइम बचेगा तो आगे डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आगे डिस्कस होगा। ठीक है, इसकी थ्योरी डिस्कस होगी आज। ठीक है जी, तो आज का एजेंडा ये है। जो CUT वाले बच्चे हैं उनके लिए, तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आज थ्योरी अभी डिस्कस करेंगे, तो ये इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 देख लेते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक सा है, देख लीजिए, ये तो बस ही, हालांकि ऑर्डर स्टैट्स का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिना ऑर्डर स्टैट्स के भी हो जाएगा। तो देखिए, तो कह रहा है x1 x2 xn बी अ रैंडम वेरिएबल विथ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है असाइनमेंट में। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, ये जो पूछा हुआ है ना, दिस क्वांटिटी, एक्चुअली ये ऐसा पूछना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। ये है एक्चुअली, x1 से xn है। ठीक है, ब्रैकेट आप ये लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन है ना। मोर देन टी, ये क्या होगा, तो बीच में टाइपिंग मिस्टेक ये हुआ, बीच में डॉट 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 छूट गया है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर ऑर्डर स्टार्ट पता है तो उससे भी हो जाएगा, नहीं पता है तब भी हो जाएगा। इसमें सिंपल लॉजिक ये है इस क्वेश्चन का कि मैक्सिमम n रैंडम वेरिएबल है और इन सब का जो मैक्सिमम है वो t से ज़्यादा है। तो मतलब मैक्सिमम t से ज़्यादा, तो इंडिविजुअल कुछ नहीं बोल सकते, तो इसको लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn। ये अब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू t। तो यहाँ से 1 माइनस, तो x1 लेस देन इक्वल टू t, x2 लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन, xn लेस देन इक्वल टू t है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अब इनका मैक्सिमम t से छोटा है, मतलब n नंबर है और उनका मैक्सिमम किसी नंबर से छोटा है, इसका मतलब ईच नंबर विल बी लेस देन दैट नंबर। ठीक है ना, तो मैक्सिमम ऑफ n नंबर इज लेस देन t, मीन्स ईच ऑफ द n नंबर्स विल बी लेस देन इक्वल टू t। तो ऐसा होगा। ठीक है, अब ये तो क्या था, IID था, तो IID क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा। और तो ये सब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो मान लो ये इवेंट A1 A2 A3 AN, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो है ना, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू t, x2 लेस देन इक्वल टू t, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस देन इक्वल टू t, ये आ जाएगा। अब फर्दर क्या होगा, फर्दर 1 माइनस, अब ईच xi लेस देन इक्वल टू t है और x1 x2 x3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दे हैव कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे ये होगा कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो रहा है इससे कि सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालो, पावर n कर दो। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं x1 लेस देन इक्वल टू t, इसी का पावर n हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या है, तो CDF आ गया। ओके है ना, देख लो। सो मैंने पहले लेस देन इक्वल टू किया है, तो ये आ गया 1 माइनस, इसका नाम है CDF ऑफ x एट t, मतलब जो रैंडम वेरिएबल होगा वो है ना,
विथ CDF fx था, तो आप सिर्फ fx लिखो इसको, यू राइट ओनली fx, सो दिस एंड इसकी पावर n है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, तो ये n हो जाएगा एंड यही आंसर है, देख लो। कोई डाउट, ये हो गया। सर ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की CDF से भी हो जाएगा ना? यस यस यस, उससे भी अगर आपको आइडिया है तो यू कैन डायरेक्टली डू। तो ये जो CDF था, दिस वाज द CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो मैंने प्रूफ किया है, नहीं तो इतना जरूरत नहीं था, सीधा सीधा एक लाइन में हो जाता कि जो पूछा है वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू t। तो 1 माइनस CDF ऑफ nth ऑर्डर, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो ये होता है पावर n, हो गया आंसर। तो सीधा सीधा आ जाता है ना, तो आप सही कह रहे हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट देखें। के बाद अच्छा, ये जो राम सिंह जो आप लिख रहे हैं, ये क्या इसी में क्वेश्चन नंबर है रैंडम होगा? ठीक है, तो आपका डाउट है 6 7 8 9 लगातार, तो कोई बात नहीं। तो कल तो 4 तो मैंने खुद ही करा दिए थे, 5 आपने कर लिए होंगे, 6 पे आते हैं। तो उसके लिए MGF आपको जानना पड़ेगा। तो चलो इसका भी थ्योरी कराते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से रैंडम वेरिएबल का MGF है, उससे हो जाएगा। MGF अभी हर डिस्ट्रीब्यूशन का लिखा है नहीं, अभी थ्योरी करा देता हूँ, फिर करते हैं। 6 7 7 में क्या है? x with the number of hits obtained in sequence of 10 independent trials, number of times independently, y with number, ये भी रैंडम वेरिएबल पे ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको कंडीशनल पे भी कराते हैं। ये भी जैसे है, ये MGF आप जानते हैं किसका MGF है, तो इसके लिए आपको रैंडम, हाँ स्क्वायर, हाँ ठीक है, वो तो हो जाएगा जिनको उनका डाउट है, क्योंकि उनको नहीं पता है ना। तो अभी ये तीनों क्वेश्चन कराता हूँ, उसके लिए मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करा देता हूँ थ्योरी, तो इजी हो जाएगा आपके लिए और ज़्यादा, है ना। 9 भी डाउट है तो 9 देख लेते हैं। 9 तो सिंपल PDF के डेफिनेशन पे है ना। 9 इज जस्ट बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ PDF। तो पहले 9 कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। तो PDF का डेफिनेशन क्या कहता है? आपके पास Fy है P mod y अपॉन 1 प्लस mod y की पावर 4, देन द वैल्यू ऑफ P फॉर विच Fy इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो PDF का डेफिनेशन तो आपने पढ़े ही होंगे। तो जो PDF का डेफिनेशन है, Fy इज PDF इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy का सपोर्ट क्या है? रियल नंबर। तो -∞ से +∞ 1 हो जाएगा। तो मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है एक्चुअली। तो मतलब ये है P टाइम mod y 1 प्लस mod y की पावर 4 dy इज इक्वल टू 1। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो आपको पता है ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है? पहले तो P को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और इवन फंक्शन में आप 2 टाइम कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। पढ़े हो ना कि -a से a है, और इवन फंक्शन है तो 2 टाइम 0 to a हो जाएगा। तो ये आपका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो 11 12 में है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, और ये 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव हो गया, तो mod y y बन जाएगा। अब मेन चैलेंज आपका है इंटीग्रेशन का, कि अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है क्या। तो इसको इंटीग्रेट करके, तो इसको गामा अब गामा इंटीग्रल जानते हो, तो उससे हो जाएगा 2p, ये है 0 से इन्फिनिटी y की पावर 1 एंड 1 प्लस y की पावर 1 प्लस, कैसे लिखते हैं फॉर्म? अल्फा -1 और अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो 2 + 2 हो जाएगा ये ना, एंड ये 2 - 1, ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको। तो इसके लिए आपको थोड़े मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ोगे तो डू यू नो गामा इंटीग्रल क्या होता है? जो गामा इंटीग्रल्स थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें, गामा इंटीग्रल्स या गामा फंक्शन मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। बीटा इंटीग्रल, गामा इंटीग्रल, तो पहले गामा देख लो फिर बीटा पे आते हैं। तो मेनली जो गामा इंटीग्रल में एक फॉर्म होता है, ये गामा नोटेशन है,
गामा अल्फा, इसका मतलब होता है x की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये इसका नोटेशन है, ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी। और एक होता है बीटा इंटीग्रल, है ना, इसमें क्या होता है कि एक बीटा फंक्शन है अल्फा बीटा में, तो फर्स्ट काइंड में होता है 0 to 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस वन डी एक्स। दूसरा फॉर्म में यही आता है बीटा। सेकेंड काइंड क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा डी एक्स। सही लिखा है जी हमने, जिन लोगों को आइडिया है देखिए। सो बीटा इंटीग्रल यही है। नाउ ठीक है, इसे कंपेयर कर लो, हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, तो ये जो बीटा है ना, इन दोनों में रिलेशन है कि बीटा अल्फा कॉमा बीटा जो होगा गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा फंक्शन ऑफ या गामा इंटीग्रल ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बस कंडीशन ये है अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी कंडीशन है कि अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी कंडीशन है कि अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और थोड़े और गामा की प्रॉपर्टी बताऊं तो गामा ऑफ एन, तो जो आप जानते होंगे n माइनस वन फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है। तो ये सब बेसिक गामा और बीटा फंक्शन है मैथमेटिक्स का, इसको यूज करते हैं। इसको जब आप यूज करेंगे तो ध्यान से देखो इसको, इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, अब इसको ध्यान से देख सकते हो। तो ये जो इंटीग्रल है ये इस फॉर्म का है, इस वाले फॉर्म का है, बस x की जगह y है, बाकी सब सेम है। तो y के अल्फा माइनस दिस, तो उसको हम लिख सकते हैं बीटा में। मैं सीधा से लिख देता हूँ, तो ये जो है इसको अगर बीटा फॉर्म में लिखेंगे तो y की पावर अल्फा माइनस वन एंड बराबर वन है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बराबर वन करना था, इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2p ये है बीटा इंटीग्रल, अल्फा की जगह 2 है और बीटा की जगह भी 2 है, बराबर 1। अब इसको फर्दर ओपन करो, तो फर्दर इसको ओपन करेंगे आप 2p, बीटा इंटीग्रल भी पढ़े थे ना, गामा टू अपॉन गामा 4, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2p एंड गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल, गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल, गामा 4 इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 1। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कितना 6, सो 2p बाई 6 बराबर 1, तो p की वैल्यू आ गई 3, इज इट। तो ये आंसर हमारे लिए, देख लो भाई। अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। इसे देखो, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन पूरी मैथमेटिक्स यूज हो रही, तो मैथमेटिकल फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग इसलिए भी होना चाहिए ताकि आप सही आंसर निकाल सको। देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए सर जी। फिर 1 प्लस वाई की जगह अगर अपन u रखे तो चलेगा ना? हाँ, कैन बी डन। आप 1 प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर लो u, देन फर्दर न्यूमरेटर को ब्रेक कर लो, तब भी हो जाएगा, तब भी आप आंसर सेम आएगा। कोई भी तरीके से करेंगे आंसर सेम आएगा। तो आप सही कह रहे हैं। इसके आगे अगर आपको नहीं पता है बीटा गामा इंटीग्रल, दैट्स फाइन, सो यू डू अदर अप्रोच। तो इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका अप्रोच आसान है जो आप बता रहे हैं, u ले लीजिए y प्लस वन को, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करेंगे तो इससे भी आंसर वही आएगा, करके देखिए। मतलब एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया सर मैं। हाँ, एक क्वेश्चन 50 अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो जो मैं कर रहा हूँ डजंट मीन दिस इज ओनली वे, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज, है ना, शॉर्टर इजियर में हो सकता है, वो है, और तरीके भी। ठीक है जी। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी आपका रह गया बीच का, वो अभी उस पर थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका डाउट पहले देख लेते हैं, 12-15 है ना। तो 12-15 जो है 12-15, ट्वेल्व में क्या है, 12 तो कल बताया था, देखिए। तो जिनका क्वेरी है थोड़ा वेट करो ना, इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम क्वेरी पे आते हैं। सो ये कह रहा है कि x हैव अ सिमेट्रिक डेंसिटी फंक्शन
एफ सिमेट्रिक अबाउट 15। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये जानने की जरूरत है कि जब आपको बोले कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है और किसी नंबर के अबाउट है, सो दैट नंबर इज मीन मीडियन मोड, अगर मोड एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे समझिए कि आपको ये दे दिया है कि एक्स का जो मीन है, एक्स सिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक है 15, तो मीडियन है ना पक्का 15 है। एफ बी द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्स लेस देन इक्वल टू 30 0.8 है। ओके तो क्या होगा? ओके देखिए, तो आपको ये बोल रहा है कि जो मीडियन है ना और सिमेट्रिक डेंसिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो जिस नंबर के अबाउट कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होता है वो मीडियन होता है, ठीक है। तो मीडियन इज 15, और मीडियन की क्या डेफिनेशन है कि उस पॉइंट पे CDF की वैल्यू 1/2 आएगी। ये मीडियन की डेफिनेशन है कि एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कि एक्स कोई नंबर है, स्मॉल एक्स इज द मीडियन इफ एंड ओनली इफ CDF एट एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो ये उससे आ गया। CDF क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 15, और ये सिमेट्रिक है तो ये आपको दे दिया 1/2 मतलब 0.5। तो ये गिवन है। दूसरी इंफॉर्मेशन एक और गिवन है आपको, ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 30 ये 0.8 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है 0 से 15 होने की प्रोबेबिलिटी। सिमेट्रिक 15 के अबाउट है ना। तो इसको ग्राफिकली ही देख लेते हैं, बेटर रहेगा। तो देखिए मैं आपको ऐसे नॉर्मल समझाने के लिए ग्राफ बना देता हूँ। जैसे कोई रैंडम वेरिएबल है, अभी जस्ट नॉर्मल का ग्राफ बनाना हूँ समझाने के लिए। तो ये 15 के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक समझ आता है ना, उसके आगे और उसके पीछे सिमिलर आपको दिखेगा। मतलब अगर ये मिरर इमेज काइंड ऑफ है तो यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे तो इसका इमेज ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा। तो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, ठीक। तो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है 15 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो 15 के पीछे जैसा ग्राफ है 15 के आगे वैसा ग्राफ होगा। यहाँ अगर मिरर रख देंगे तो मैच कर जाएगा। तो इसके पीछे प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसके आगे प्रोबेबिलिटी 0.5, इस बीच की प्रोबेबिलिटी 0.5 और इस बीच की प्रोबेबिलिटी 0.5। अब समझिए एक नया पॉइंट है बीच में 18 नहीं 30, सॉरी नॉट 18। तो यहाँ कोई नंबर 30 है इसी नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो कोई नंबर 30 है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30 के पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो ये प्रोबेबिलिटी 0.8 है, यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी 0.8। तो उसके बाद कितना बचेगा? 0.2। तो ये प्रोबेबिलिटी 0.2 है। अब ध्यान से देखो, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है, वैसे समझिए, ठीक है। तो आपको बोला है कि माइनस इन्फिनिटी से 15 तक की प्रोबेबिलिटी हाफ है और माइनस इन्फिनिटी से 30 तक की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो पूछा गया है 0 से 15 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या आप बता सकते हैं? तो 0 से 15 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 15 के आगे कितना डिस्टेंस है? ये 15 का गैप है। तो 15 के पीछे कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पे 0 होगा। ओके, अब ध्यान दो, ये सिमेट्री का पॉइंट है। तो मैं आपको ये समझाना, समझ रहे हैं ना जो कहना चाह रहा हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं कह रहा हूँ ये बीच में इसके यहाँ पे विजिबल रहेगा, यही कलर विजिबल नहीं रहेगा, कोई लाइट कलर देना पड़ेगा। तो ये विजिबल रहेगा ना ये। तो यहाँ है 0, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है। दिस इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री, है ना, यहाँ सिमेट्री है। अब जिन लोगों को दिमाग थोड़ा बहुत लगाएंगे अब समझ आ गया होगा। थोड़ा क्या रहा है देखो ध्यान से, आपका माइनस इन्फिनिटी से 15 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, माइनस इन्फिनिटी से 15 तक प्रोबेबिलिटी 0.5 है। 15 से इन्फिनिटी 0.5 होगा, माइनस इन्फिनिटी से 30 तक प्रोबेबिलिटी 0.8 है, 30 से लेकर इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी 0.2 होगी। अब ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, तो ये प्रोबेबिलिटी जितनी होगी उतनी ही ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है बता सकते हैं कोई? एनीवन जो बता सके? 15 से 30 के बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कोई बताओ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 15 to 30? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माइनस इन्फिनिटी से 15 की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, माइनस इन्फिनिटी से 30 की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। तो 15 से 30 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 0.3। और ये सिमेट्री है तो जितना आगे उतना ही पीछे।
तो 15 से 30 के में कितने गैप है? 15 गैप है। और 0 से 15 में कितने गैप है? 15 गैप है। तो जो प्रोबेबिलिटी 15 से 30 में है वही प्रोबेबिलिटी 15 से 0 की होगी, क्योंकि 15 पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। तो 0 से 15 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जी? तो इसका आंसर इस सिमेट्रिक वर्ड में छुपा हुआ है। तो इसका आंसर आ गया सिंपली प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 टू 15 जो होगा ये वही प्रोबेबिलिटी होगा x बिटवीन 15 टू 30 जो क्वेश्चन में दे रखा है। और ये आपको देख के पता चल रहा है कि 15 से 30, क्योंकि यहां से यहां 0.8, यहां से यहां 0.5, तो 0.3, तो 0.3 इज द आंसर। किसी को डाउट है तो पूछिए। इस सिमेट्री कॉन्सेप्ट पे ऐसे हो जा रहा है। ओके जी, तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपका क्या डाउट लग रहा था जी? 12 के बाद 15, तो ये 12 था ना, 15 क्या है? अच्छा, CDF एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कल जितना कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू EX निकालो। तो EX के दो फॉर्मूला है। एक EX का फॉर्मूला है कि आप एक्सपेक्टेशन x इंटू FX DX, सपोर्ट क्या है इसका? लेस देन 0 पे 0, 0 से इन्फिनिटी कर लो। दूसरा है कोई भी एक फॉर्मूले से सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस CDF ऑफ x dx। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। अब आपकी मर्जी, CDF डायरेक्ट दिया है इससे कर लो, नहीं तो PDF निकालना है। तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कैसे चेक करोगे? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। 3 की लेफ्ट हैंड 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, 0 की राइट हैंड लिमिट 0 है, 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, 3 की राइट हैंड लिमिट 1 है। ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ठीक है ना, तो ये CDF है आपके पास, दिस इज द CDF। PDF चाहिए तो PDF ऑफ x इज, कल मैंने फॉर्मूला लिखा था, आप ध्यान से देखो कल का नोट्स। डेरिवेटिव ऑफ CDF इज PDF इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में CDF का डेरिवेटिव PDF है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 0 x स्क्वायर है ना, तो 2x बाई, बाकी तो 0 ही हो जाएगा, तो ऐसा लिख लो 2x बाई 9 जब x 0 से 3 में है, 0 अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0, यहाँ पे डेरिवेटिव 0, दोनों को एक साथ लिख दिया। तो ये PDF है। कैसे सॉल्व करना चाहोगे? कर पाओगे? अगर इससे करना है तो 0 से 3 में, तो यहाँ होगा 0 से 3 1 माइनस CDF है x स्क्वायर बाई 9 dx। 3 से इन्फिनिटी 1 माइनस CDF की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 dx। तो एक ये अप्रोच है, तो ये मैंने लगाया अभी। इससे आपका आंसर कितना आएगा जरा सॉल्व कर लीजिए। इक्वल टू क्या आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये किसके इक्वल आया, इसको सॉल्व कर लो, 0 हो गया, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर लो। एक तरीका, दूसरा तरीका जो मैं बताया आपको इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x इंटू PDF। तो PDF मेनली वो होता है जो जहाँ पे नॉन जीरो है। तो ये है 2x अपॉन 9 dx। तो 2 अपॉन 9 बाहर है, x स्क्वायर dx, तो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। 2 अपॉन 9 बाहर है, x स्क्वायर, सो यहाँ से x क्यूब बाई 3, एक मिनट, सो नॉट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू 3 ना, तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी जरूर है, बट ये
PDF 0 है अदरवाइज, तो हम इग्नोर करेंगे उस इंटरवल को। यहाँ 0 से 3 में 2x/9 है, तो वी कैन रिप्लेस 2x/9 ओनली ऑन इंटरवल 0 to 3। तो यहाँ 0 से 3 करना पड़ेगा मुझे, तो 0 से 3, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 3 के बाद 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो हमें 0 से 3 ही लेना है। तो यहाँ 0 से 3, सो 2/9, 3 बाहर आ जाएगा, है ना, 27/3 आ जाएगा। तो कैंसिल कर लीजिए, आंसर कितना आ गया? 2। तो 2 इज द आंसर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी 2 आएगा। अब आप चेक कर लो, चेक करो, और डाउट है तो पूछो, आस्क। देख लो जी, देयर आर 2 वे, दोनों तरीके से 2 आएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तब भी 2 आएगा, और इससे करोगे तब भी 2 आएगा। तरीके कोई भी लगाओ, यू विल गेट द सेम आंसर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको, है ना, जरूरत के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम में 10-15 दिन ही बचा है तो हमें थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा ना। वैसे पूरा सिलेबस आराम से कराएंगे तो आराम से 6 मंथ लगेगा CUT सिलेबस कराने में, ठीक है। ये है तो वो भी ऑलरेडी करा रखा है मैंने, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके ऐप में पिछले साल वाले, है ना। अभी चूंकि बैच स्टार्ट हुआ था अभी, तो थोड़े हम फास्ट, है ना, सिलेबस कर रहे हैं। तो मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करो, नहीं हो रहा है पूछो, जैसे फॉर्मूला बताया आप याद रखो। यू कैन फाइंड EX by this also, by this also। डन। तो ये हो गया आपके डाउट्स। तो और डिफरेंशियल इक्वेशन का डाउट है किसी के पास? कोई डाउट नहीं है तो मैं थ्योरी आगे कराऊंगा। तो फिर करा दे, इनका डाउट देख लेते हैं, इनका डाउट है उनको देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है जी, शिव कुमार आपके डाउट पे आते हैं। हाँ, MSQ में ना शिव कुमार। हाँ, तो अभी CUT वाले लोग ब्रेक ले लो 5 मिनट का, थ्योरी कंटिन्यू करूंगा 9 बजे से, ठीक है। 9 से 10 क्लास होगी CUT वाले की थ्योरी की।